सेपरेट नोट करो ना, ये हमने जो कल पढ़ा था ना वही चीज है हमारा। हाँ जी, समझ आ रहा है जो लिख रहा हूँ? क्लियर हुआ आपका? क्या आपका टेक्स्ट है जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे? हमने क्या समझा था बच्चों लास्ट टाइम? कि भाई जब किसी बॉडी पे इंपल्स लगती है एंड पर्टिकुलरली वो केस जब वो शॉर्ट ड्यूरेशन पे लगती है तो क्या होगा? इंपल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। तो वहां पे अगर टाइम बहुत छोटा है तो क्या हो सकता है? तो दो केस हो सकते हैं। जो इस फोर्स की वैल्यू तो कांस्टेंट है उस फोर्स के साथ क्या होगा? तो उसका जब हम टाइम के साथ प्रोडक्ट लेंगे तो जो इंपल्स है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, राइट? ऑन द अदर हैंड जिन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ सकता है सडनली उनके साथ क्या होगा? वहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा फोर्स इनटू टाइम वो फाइनाइट बन जाएगा। तो वो एक ठीक ठाक इंपल्स हमें प्रोवाइड कर सकता है। तो हमें ये भी पता है कि कौन सी फोर्सेस ऐसी हैं बच्चों जिनका मैग्नीट्यूड एकदम चेंज नहीं हो सकता, बेसिकली जिनका फिक्स्ड फॉर्मूला है। ऐसी कौन सी फोर्सेस हुई? ग्रेविटेशनल हो गई और स्प्रिंग हो गई एज ऑफ नाउ, है ना? कौन सी फोर्सेस ऐसी हुई जिनका मैग्नीट्यूड का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है? टेंशन है, नॉर्मल है एंड फ्रिक्शन भी है क्योंकि वो नॉर्मल पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस बच्चों जिनका मैग्नीट्यूड सडनली चेंज नहीं कर सकता उनको हम कहते हैं नॉन इंपल्सिव। आपको रीजन समझ आ रहा है वाई आर वी कॉलिंग देम एज नॉन इंपल्सिव? क्योंकि क्या हो जाएगा जब वो टाइम के साथ मल्टीप्लाई होंगी और हमने पहली कंडीशन लगा दी कि टाइम छोटा है तो क्या हो जाएगा? जो इंपल्स बनेगी वो नेग्लिजिबल। ठीक है, और हमें ये क्यों करना पड़ रहा है बच्चों? क्यों आइडेंटिफाई करना पड़ रहा है इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव? क्योंकि हम जब इंपल्स मोमेंटम थ्योरम लगाएंगे तो वहां पे हमें फोर्स से मतलब नहीं है, हमें इंपल्स से मतलब। तो फिर हम वही वाली शो करेंगे फोर्सेस जो इंपल्सिव होंगी क्योंकि बाकी फोर्सेस तो वैसे भी कुछ नहीं करती। अंडरस्टूड? सिमिलरली बच्चों इसका उल्टा दूसरी फोर्सेस कौन सी होंगी जिनको इंपल्सिव? ये टेबल का यहाँ कुछ रीजन है रखने का?
क्या करते हैं सर इसका काटने के लिए? तो ये कैसे मान लेते हैं कि स्प्रिंग फोर्स जो स्प्रिंग फोर्स क्या है kx, तो x को चेंज करने में टाइम लगेगा। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि x एकदम 0 से 10 हो जाए। 0 से 10 ड्यूरेशन तो लगेगा टाइम चेंज करने में। लिमिट है वो जितनी फोर्स में रहेंगे उतनी एक्सेलरेशन। पॉइंट है कि वो एकदम होनी चाहिए। स्प्रिंग फोर्स एकदम नहीं हो सकती। आपको जब तक आप उसको लेके आओगे 10 तक, उसके बाद जाके वो फोर्स उतनी होगी। dt तक नहीं कर सकते एंड गेट को dt तक नहीं यूज कर सकते, मतलब कि dt टाइम के अंदर आप एकदम से वो नहीं बढ़ा सकते फोर्स। ऐसे तो ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला हम कहें g m by r square, हम कहें कि r छोटा कर दो तो बड़ी होगी। पॉइंट इज एक झटके से हाँ, अब मैं इसी पे आ रहा था। ये क्यों लिखा है बच्चों डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन? और दोस्तों ये पूरा मीनिंग ऑफ फाइनाइट टाइम तो छोटा ही है, वो तो कंडीशन लगा दी ना। क्या टाइम छोटा होने के बाद भी सिचुएशन डिपेंडेंट होगा? कुछ सोचो एक बार। चलो एग्जांपल लेते हैं। ये चेयर है, टेबल पे पड़ी, सॉरी फ्लोर पे पड़ी है, इसके ऊपर कौन सी फोर्स लगी है? एनसी नॉर्मल, ठीक है। मान लो मैं इस चेयर पे बच्चों ऐसे झटका देता हूँ, क्या हो? फोर्सेस कौन सी हैं? जो मेरे हैंड में इस पे फोर्स लगाई, ये इंपल्सिव है कि नहीं? क्यों? सडन लगी है एकदम, झटका ही तो है, इंपल्सिव, ठीक है। जो चेयर पे फ्लोर से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो इंपल्सिव होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर वो होगा तभी तो वो इस मेरे हैंड की इंपल्स को बैलेंस कर रहा है, और तो कुछ है नहीं। सर नॉर्मल केस में क्या नॉर्मल केस में फोर्स आते हैं अभी राइट नाउ दिस नॉर्मल रिएक्शन इज नॉन इंपल्सिव, ठीक है। बट मतलब अब उसकी एक वैल्यू है, ठीक है। लेकिन जब मैंने ऐसे एकदम सडन झटका दिया तब क्या हुआ? तब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एकदम बड़ी होगी। मतलब जितनी देर मेरा हैंड चेयर के कांटेक्ट में था उतनी देर में नॉर्मल रिएक्शन भी बड़ा होगा, और जैसे ही मेरा हैंड हट गया उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। तो भाई इसका मतलब क्या नीचे वाला नॉर्मल रिएक्शन इंपल्सिव है? यस, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। क्या बात समझ है? यस नाउ थिंक ऑफ इट, अब ध्यान से समझना। मान लो मैंने इस चेयर पे ऐसे हॉरिजॉन्टली झटका दिया,
अगर प्योर हॉरिजॉन्टल झटका है तो क्या, और आप देखो भी इसे अगर मैं दे रहा हूं तो एकदम से चेयर हिल भी रही है, ठीक है। तो अगर ये प्योर हॉरिजॉन्टल झटका है तो क्या जो वर्टिकल डायरेक्शन वाला नॉर्मल रिएक्शन है क्या उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा? नहीं होगा। क्यों? वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ चेंज ही नहीं किया। मैंने क्या किया चेंज? मैंने तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ऑल्दो वर्टिकल डायरेक्शन वाले नॉर्मल रिएक्शन के पास वो एबिलिटी थी कि वो अपनी वैल्यू सडनली चेंज कर सकता है, बट हमने सिचुएशन ऐसी बनाई जिसमें उसको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये बात समझ आती है? बिल्कुल ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने एक छत से धागा लटकाया हुआ, उसके नीचे बॉल है, ठीक है। अगर तो मैं उस बॉल को नीचे झटका दूं और मान लो थ्रेड नहीं टूटा है तो क्या हुआ? वो मेरे झटके को किसने बैलेंस किया? टेंशन वाले झटके। तो यहाँ पे टेंशन इंपल्सिव, यहीं पे अगर मैं उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल झटका दूं तो टेंशन को कोई इफेक्ट आया? तो उस केस में टेंशन नॉन, ठीक है। तो यस, मतलब ये फोर्सेस इंपल्सिव हो सकती है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये हमेशा इंपल्सिव हो जाएंगे। वो इनका इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव होना सिचुएशन डिपेंडेंट है। ऑन द अदर हैंड जो ऊपर वाली फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल स्प्रिंग फोर्स, उनके साथ कैसे? वो तो कभी इंपल्सिव हो ही नहीं सकते। आई बात समझ? एंड अगेन बच्चों, हम ये क्यों समझना चाह रहे हैं, क्यों आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं इंपल्सिव नॉन इंपल्सिव? क्योंकि अब हम गोइंग फॉरवर्ड विल बी अप्लाइंग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम में इंपल्स कौन सी फोर्सेस की आएगी? इंपल्सिव की है, बाकी फोर्सेस का कोई रोल नहीं। इज दिस थिंग क्लियर? और फिर से बच्चों, इसको विजुलाइज करने का तरीका झटका ही है। जब आप झटका सोचोगे आपको एकदम समझ आ जाएगा कि हम क्या सिचुएशन की बात करें। चाहे आप इस सिचुएशन की बात ही कर लो, ऐसे M1 M2 के साथ टकरा रहा है। जब M1 M2 के साथ टकराया तो अगर हम सोचें कि जो M2 है उसमें दो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं, एक तो लेफ्ट से लग रहा है और एक ग्राउंड से, बट इंपल्सिव कौन से वाले? उसने झटका दिया है, ग्राउंड वाले ने तो कोई झटका। क्या बात समझ आती है? तो ये वाला एग्जांपल नोट कर लो, ये आपको क्लियर कर रहा है कि समझ आ गया बच्चों? ठीक है, जिसमें आपको पहले ही बताया था कि जो इंपल्स को हम जे से डिनोट करते हैं एंड ऑलवेज रिमेंबर इट एज झटका। ठीक है, तो एकदम क्लियर हो जाता है कि वो काम के लिए है या नहीं। तो मतलब फॉर द पर्पस ऑफ अप्लाइंग इंपल्स मोमेंटम थ्योरम N2 और M2 का कोई रोल नहीं। ठीक है, मतलब इवन इफ अगर कोई इक्वल ना भी होते लेट्स से तो भी कुछ रखना पड़ता, क्यों? इंपल्सिव तो नहीं है। दैट ऑल। इसका बच्चों का एग्जांपल लेते हैं।
तो ये बच्चों 3 अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसमें हम बॉल के ऊपर इम्पल्स लगा रहे हैं। तो आपको बताना है हर केस में कि जो टेंशन है वो इम्पल्सिव है या नॉन इम्पल्सिव है। ठीक है, तो आपके बच्चों 3 आंसर आ जाएंगे कि भाई J1 जब सिर्फ J1 लगाइए तो जो टेंशन है वो इम्पल्सिव है कि नहीं है, जब सिर्फ J2 लगाइए तो है कि नहीं, ऐसे होना चाहिए। बोलो बच्चों कि J1 में बताओ इम्पल्सिव है ना, कैसे पता चला भाई इम्पल्स का कंपोनेंट वर्टिकल को पे आ रहा है तो थ्रेड पे झटका आएगा। J2 नॉन इम्पल्सिव, J3 नॉन इम्पल्सिव। क्यों? J3 में तो थ्रेड स्लैक ही हो जाएगा। यस तो वहां तो फोर्स ही नहीं बची, इम्पल्स तो दूर की बात है, राइट? यस जब थ्रेड ही स्लैक हो गया तो टेंशन ही जीरो होगी। नॉन तो बढ़ाने पे लगता है। हमने अपने डेफिनेशन में कहा था इंक्रीजेस। सर हम उसी मूवमेंट की बात कर रहे हैं जब फोर्स अप्लाई होती है। हाँ बाद में तो वो नीचे आएगा तो हाँ उस इंस्टेंट इम्पल्स का मतलब ही है ना, अगर मैंने कहा है J1 मतलब वो तो मतलब ही है कि एक झटके से फोर्स लगाएगी। तो आगे समझ? यस सर। ओके तो नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन की। तो हाँ हमारी डेफिनेशन में ये है कि जिसका मैग्नीट्यूड बढ़ता है, डेफिनेशन ये थोड़ी है कि चेंज होता है। जैसे हम लोग एमसीक्यू के बहुत बहुत हाँ हाँ तो अगर वो हमें मतलब अगर नेगेटिव में फाइनाइट वैल्यू आ रही है वो भी तो नेगेटिव में कैसे है? अगर फोर्स है वो एक कम हो रही है, चाहे कम हो रही है बट dt मतलब एक नेगेटिव कितना है तो मतलब उसको पहले बढ़ना पड़ेगा ना तभी तो वो इंटीग्रल बनेगा। आप एक बात समझो कि वो फोर्स कोई भी होगी, मान लो पहले किसी वैल्यू पे लग रही है, वो इंपल्स कैसे बनाएगी? एरिया ऑफ द ग्राफ कैसे आएगा? अरे वो फोर्स ऊपर को नीचे में लगी तो नीचे कैसे जाएगी? फिजिकली सोच कर देखो। नीचे जाने का मतलब तो ये है ना कि अगर एक फोर्स फाइनाइट है उससे अगर उसको नीचे जाना है तो जीरो भी आ जाएगी, उसके बाद नेगेटिव कैसे होगी? डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर देगी। फाइनाइट वैल्यू तो आ रहा है एरिया फाइनाइट वैल्यू फिजिकली सोचो ऐसा होगा कैसे, तो आप मैथमेटिकली करोगे एरिया आ जाएगा। या ऐसे सोच लो और बेटर तरीका, अगर आप कह रहे हो कि उसको कम होना है तो कम होने के लिए पहले से ज्यादा तो होना पड़ेगा। एक्सेसिव पे रेडियस वो काफी कम है तो हमें वर्टिकल हाइट ज्यादा चाहिए। तो वर्टिकल हाइट ज्यादा के लिए अगर आप वो पीक बना रहे हैं तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना।
उसके लोअर फिक्स तो हमें ऊपर जाने के लिए तो पहले चाहिए ना इंक्रीज। हाँ, तो जैसे हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या किया था, पहले वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा और उससे हमने बात की कि एनर्जी कंजर्वेशन हम लगा सकते हैं डेल्टा के प्लस डेल्टा बी 0। ऐसे ही अब हम इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से बात करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। बिल्कुल वैसे ही चलेगा भाई। इंपल्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन है बच्चों? J इज इक्वल टू डेल्टा पी। तो अगर अब हमारे किसी सिस्टम पे J 0 है तो उसका क्या मतलब होगा? मोमेंटम, सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट। तो ये भी बच्चों सिस्टम के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। तो जो अगर सिस्टम के ऊपर लगाया जा रहा है तो उससे हमारे पास एक और बात पता चल गई हमें कि भाई जो J होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का आता है, ठीक है। तो ये एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि वर्क डन सारी फोर्सेस का होता है, लेकिन फोर्स या फिर इंपल्स सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस है, ठीक है। अभी हम इसमें एग्जांपल भी लेंगे और क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये बात मैंने लिख दी एक बार कि याद रहे आपको कि किस केस में आपको इंटरनल फोर्सेस से मतलब है, किस केस में नहीं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छी कंडीशन आती है निकल के कि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो क्या कर सकती हैं, काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकती है, मोमेंटम नहीं कर सकती, है ना। क्यों? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकती है, वर्क करेगी तो काइनेटिक एनर्जी बन सकती है। बात समझ आ गई बच्चों? कि इंटरनल फोर्सेस जो है वो क्या कर सकती हैं, वर्क कर सकती हैं। अगर वर्क कर सकती है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज कर सकती है, ठीक है। बट इंटरनल फोर्सेस का इंपल्स में कोई रोल नहीं होता। अगर इंपल्स में कोई रोल नहीं होगा तो फिर मोमेंटम चेंज का कोई रोल, राइट। दोबारा समझो, इसका एक एग्जांपल दिया जाएगा कि इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकती हैं। अगर कोई भी फोर्स वर्क कर सकती है तो इसका मतलब क्या हो, वो मैं आपको खत्म कर कि ऐसा क्यों है, ये अभी हमने प्रूव नहीं किया, आपको दिखा दूंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मान लो अगर ऐसा है तो इससे क्या बात बनी, जो इंटरनल फोर्सेस है वो वर्क कर सकती है। अगर वर्क कर सकती है तो मतलब बट क्योंकि उनकी इंपल्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तो उससे क्या मतलब वो मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसको पहले हम एग्जांपल लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिकली ये कैसे हो रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, चाहे इंपल्सिव भी हो स्टिल दे कैन नॉट चेंज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अभी मैथमेटिकली प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनल तो उसका मोमेंटम देयर इज नथिंग लाइक इंटरनल मोमेंटम, मोमेंटम सिस्टम का होता है। सिस्टम में जैसे अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो एक का तो चेंज हो सकता है ओवरऑल। हाँ ओवरऑल नहीं, मतलब चेंज हो रहा है लेकिन इंटरनल फोर्सेस का मतलब जो सिस्टम का पूरा मोमेंटम है वो नहीं। एग्जांपल ले लेंगे अभी, आपको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक बॉम्ब एक्सप्लोजन है बच्चों, बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है,
आपने इग्नाइट किया, क्या और सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में जाने शुरू हो गए, ठीक है। तो क्या सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई? ऑफ कोर्स सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनकी कुछ स्पीड्स हैं, तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी तो आई, वो कहाँ से आई? क्या आपने कोई वर्क किया सिस्टम पे? कोई एक्सटर्नल वर्क हुआ है? तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई? इंटरनल फोर्सेस से आई, राइट। यहीं पे अगर आप जो बच्चों वो सारे पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शन में गए, ठीक है, तो इंडिविजुअली तो हर पार्टिकल के पास मोमेंटम है, नो डाउट, बट अगर आप सारे पार्टिकल्स का m into v करके उसका वेक्टर सम लोगे तो वो 0 है, ठीक है। उससे क्या पता चला? टोटल मोमेंटम भी चेंज करता है, इंटरनल फोर्सेस सिस्टम का टोटल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं ला पाई, बट हाँ वो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर। हाँ, अगर एक्सटर्नल इंपल्स है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं होता है। ये एग्जांपल है, ये प्रूफ नहीं है, राइट। प्रूफ मैं बताऊंगा कैसे आ सकता है। आपको क्वांटिटी है उसको मैसेज जैसे कि एनी काइनेटिक एनर्जी को स्केलर है, तो उस पे हम सम करेंगे उसका स्केलर सम होगा तो वो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ सकती है, बट जो मोमेंटम है वो वेक्टर है, तो उस तरह वेक्टर सम करेंगे तो जिसी तरह उसके कारण वो मोमेंटम एक वोल्ट का चेंज होगा, इसके रिएक्शन को उसके कारण दूसरी डायरेक्शन उसका नहीं सी मतलब जस्ट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर, जो आप कह रहे हो डेरिवेशन में चीज हम यूज करेंगे, बट जस्ट बिकॉज काइनेटिक एनर्जी स्केलर उससे ये तो नहीं प्रूव हो सकता कि भाई हाँ इसका मतलब वो चेंज हो सकती है, क्या पता वो जितनी पहले अभी रहेगा। हाँ बच्चों, ये एग्जांपल समझ आया? यस सर। तो यहां से अब हमारी मोमेंटम कंजर्वेशन की बच्चों क्या स्टेटमेंट बन जाएगी कि अगर कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं एक्ट कर रही सिस्टम के ऊपर तो उसका मोमेंटम कांस्टेंट है। तो जो वेरी केयरफुली टेल मी वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है? If there is no external, यहाँ पे क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। If there is no non-conservative force acting on the system, वहाँ एक्सटर्नल इंटरनल नहीं होता, वहाँ सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव। If there is no non-conservative force acting on the system, then its mechanical energy remains constant. यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? No external impulse, force भी नहीं, impulse। समझ गए क्यों? क्योंकि कोई अगर नॉन इंपल्सिव फोर्स है उससे हमें कोई खतरा नहीं। मोमेंटम कौन चेंज कर सकता है? सिर्फ इंपल्स। ये बात सबको क्लियर हो गई बच्चों? ये बच्चों रीजन समझे ये क्यों एक्सटर्नल इंटरनल का क्या चक्कर है, मतलब क्यों इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकती हैं और मोमेंटम नहीं चेंज कर सकती? देखो क्या होता है, हमें ये तो पता है कि इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस होती हैं, ठीक है। तो मान लो एक सिस्टम के अंदर बच्चों ये कोई दो पार्टिकल्स हैं m1 m2, जहां m1 m2 के ऊपर कोई फोर्स F लगा रहा है और m2 m1 के ऊपर
वही इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स F लगा रहे हैं। क्लियरली अगर हम M1 के लिए बात करेंगे तो M1 राइट को जाएगा, लेट्स से वो X1 गया, और M2 जो है लेफ्ट को गया X2। ठीक है, तो आप देखना ध्यान से, अगर तो बच्चों में चलो सारा कुछ ही करते हैं। मान लो मुझे सेकेंड लॉ लगाना है सिस्टम पे, तो उसके लिए नेट फोर्स क्या हुई, मतलब इस सिस्टम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर जो भी फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट ले लो, क्या बना? जीरो ही बन गया। तो क्योंकि वो जीरो ही बन जाता है इसलिए हम सेकेंड लॉ में लेते ही एक्सटर्नल है। ठीक है, क्योंकि जब अगर हम इंटरनल सारी फोर्सेस लेनी शुरू करेंगे तो उन सबका रिजल्टेंट अपने आप जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो जब आप सिस्टम के ऊपर लगा रहे हो तो ये जरूरी होता है कि फिर आप सारी फोर्सेस, फिर यू डोंट हैव अ चॉइस कि आप सोचो कि मैंने ये फोर्स ले ली और ये नहीं ली, फिर आप सारी लोगे, और जब आप सारी लेने लगोगे तो क्या होगा? अपने आप जो इंटरनल फोर्सेस है वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं सिस्टम के ऊपर इंपल्स कैलकुलेट करूं, वो कैसे कैलकुलेट होगी? जो राइट साइड वाली फोर्स है उसका FDT, और जो लेफ्ट साइड वाली फोर्स है क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है तो उसको मुझे -F लिखना चाहिए इंटू dt। वो क्या बन गया? स्टिल जीरो बन गया। तो इससे क्या समझ आया? इंपल्स के अंदर भी इंटरनल फोर्सेस का कोई रोल नहीं है, लेकिन जब मैं वर्क लिखूंगा बच्चों, वो क्या बन रहा है? देखो लेफ्ट साइड वाली फोर्स का क्या वर्क बन रहा है? फोर्स और x1 सेम डायरेक्शन में क्या बना? राइट साइड वाली फोर्स का क्या वर्क है? फोर्स और x सेम डायरेक्शन में। तो समझ आया? ये क्यों हुआ? क्योंकि आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे जो वर्क के अंदर, तो वर्क के अंदर जब हम F और ds का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। तो जब सारी क्वांटिटीज का भी आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। Whereas जब आप इंपल्स के अंदर रोल किसका है? सिर्फ F का, तो जब आप सारे F का रिजल्टेंट लोगे वो क्या बन जाएगा? वो जीरो। इसलिए इंटरनल फोर्सेस वर्क कर सकती हैं लेकिन वो मोमेंटम चेंज नहीं कर सकती। इंटरनल फोर्सेस ओरिजिनेट तो मतलब एक्सटर्नल फैक्टर के कारण नहीं, सब ग्रेविटेशन फोर्स है तो उनमें आपस में लग गया ना, आपस के। तो इस केस में मतलब अगर मैं ये M1 M2 को एक सिस्टम मानता, सिस्टम मानने का क्या तरीका है? वही डॉटेड लाइंस। तो इस सिस्टम के ऊपर जो बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लग रही है, बट स्टिल क्या हो रहा है? वर्क फोर्स। तो मतलब जो इससे बच्चों बहुत ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अप्लाई करते हुए या सेकंड लॉ अप्लाई करते हुए आप सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस का ध्यान रखोगे, लेकिन अगर आप वर्क एनर्जी अप्लाई कर रहे हो तो आप क्या करना पड़ेगा? इंटरनल फोर्सेस के वर्क के बारे में भी सोचना पड़ेगा, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। Is this thing clear? Okay. तो कमिंग बैक टू बच्चों, ये मोमेंटम कंजर्वेशन क्या समझ आया हमें यहाँ पे कि अगर आपके सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं लग रही तो क्या होगा? सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व।
When we say momentum conserved रहेगा उसका क्या मतलब हुआ? जो summation m into v वेक्टर है वो जितना पहले था उतना ही बाद, ठीक है। एक एग्जांपल करते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन सबको समझ आ गई क्या हो रहा है? हाईएस्ट पॉइंट पे कोलिजन हो रहा है, सॉरी एक्सप्लोजन हो रहा है, फिर इनमें कोलिजन है तो एक्सप्लोजन आएगा। आगे जो सिचुएशन क्लियर है सब? तो जब बिफोर सॉल्विंग मुझे एक बात बताओ, जो हाईएस्ट पॉइंट है क्या वहां पर आप बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन इन दो इंस्टेंट्स के बीच में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो? वाई और वाई नॉट? एक्सप्लोजन तो झटके से ही होता है, एकदम ही होगा, मतलब टाइम ड्यूरेशन स्मॉल है, तो स्मॉल टाइम ड्यूरेशन में कौन सी फोर्स लग रही है? तो ओनली फोर्स एक्टिंग इज एनर्जी, द ओनली एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज एनर्जी व्हिच इज नॉन रिवर्सिबल। तो क्या मतलब वो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक। तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे, अच्छा अभी फर्दर मत सॉल्व करना, आप सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे बिफोर एक्सप्लोजन एंड आफ्टर एक्सप्लोजन मोमेंटम कंजर्वेशन करके मुझे बताओ कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं उनकी क्या स्पीड है? क्योंकि जो फोर्स लग रही है उसका एनर्जी फोर्स लग रही है,
और mg फोर्स नॉन इम्पल्सिव। हाँ, नॉन इम्पल्सिव मतलब इम्पल्स नहीं लगी, इम्पल्स नहीं लगी तो मतलब मैं कर सकता हूँ। लास्ट में डबल तो इसमें लास्ट में मतलब जो पहले 20 से 40 पहले 20 से 5 क्या था तो डबल ओरिजिनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर द एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन से जस्ट पहले की वेलोसिटी है उसका डबल। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सप्लोजन से जस्ट पहले की क्या सिचुएशन है? तो जो पार्टिकल है वो 10√3 से मूव कर रहा होगा। एक्सप्लोजन के जस्ट बाद क्या हुआ? दो टुकड़ों में टूट गया वो। इसकी रेशियो आपको दी हुई है 1:2 और उनमें से भी जो हैवियर है उसकी स्पीड भी दी हुई है, तो आप क्या उनके मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो? मतलब आपके पास एक कुछ इस तरीके से सिचुएशन होगी। आप देखो कि सोचो व्हाइट वाला है आपका ओरिजिनल पार्टिकल, ठीक है, उसका मास मान लो मैं 3m मान लेता हूँ। क्यों 3m क्यों माना? 1:2 में करना है। तो 3m जो है वो 10√3 से जा रहा था। एक्सप्लोजन के बाद क्या हुआ? दो पीसेस बन गए m2m, जिसमें से 2m की स्पीड क्या हो गई? 20√3। तो आप मोमेंटम कंजर्व करके निकालो कि m की स्पीड क्या आती है। ये अननोन है आपका, निकालो ये क्या आती है। तो आपको पहले तो ये भी नहीं पता है कि ऑपोजिट आएगी। आप क्या कैसे लगाओगे कंडीशन? आप तो सिंपली ऐसे लिखोगे 3m इंटू 10√3 इज इक्वल टू 2m इंटू 20√3 प्लस m इंटू v। समझ आया क्या किया हमने बच्चों? समेशन mv की है। तो यहाँ से जो हमारा v आ गया वो क्या आ गया? -10। अब यहाँ तक हो गया सबका बच्चों? अब क्या हमें ये भी पता है कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है वो किस हाइट पे हुआ है? तो हाइट कितनी है? कैसे निकाला? मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अब आपका क्या क्वेश्चन है? 5 मीटर की हाइट पे दो पार्टिकल्स है, एक 20√3 से लेफ्ट को जा रहा है, एक राइट को जा रहा है, और एक 10√3 से लेफ्ट को जा रहा है। तो आपको बताना है कि जब वो ग्राउंड पे पहुंच गए तो उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। ये क्वेश्चन क्या बन गया? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बताओ निकालो फटाफट आंसर।
हम बात करें मतलब किसका डबल है, जस्ट बिफोर द कोलिजन वाली वेलोसिटी, एक्सप्लोजन वाली वेलोसिटी उसका डबल। हाँ हमारा टेस्ट हो गया। हाँ जी निकाल लिया। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा? 1 सेकंड है ना, तो आसान ही हो गया। तो 30√3 आ जाए। अगेन जैसे हम वर्क एनर्जी में कर सकते हैं, यहाँ भी हम सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, इस केस में हमारा सिस्टम क्या था? बॉल, जो कि पहले एक ही पीस था, बाद में वो 2 पीस। क्या बात समझ आएगा? यहाँ पे सारा कुछ फिर भी एक्स डायरेक्शन में हो रहा था। अगर इसको थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता कि जो कोई वेलोसिटी किसी एंगल पे ही होती है या कुछ, फिर क्या करते हैं? फिर हम इंडिविजुअली मोमेंटम को एक्स और वाई डायरेक्शन में कंजर्व कर लेते हैं, क्योंकि मोमेंटम तो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? हाँ बच्चों, ये बात समझ आ गई कि कैसे हमने मोमेंटम कंजर्व किया। एक बच्चों इससे मुझे एक और याद आया केस, जो हम इंटरनल फोर्सेस के वर्क की बात कर रहे थे। एक सिचुएशन सोचो और ध्यान से आंसर करना। लेट्स से जैसे आप हाईक्वेस्ट आने के लिए ऊपर स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, तो इमेजिन योर एवरीडी। कौन कौन सी फोर्सेस हैं इसमें? नॉर्मल, एक मिनट के लिए स्मूथ मान लेते हैं, फ्रिक्शन पॉइंट आता है। एमजी और नॉर्मल। जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, these are the external forces, इंटरनल भी कुछ होंगी बॉडी के अंदर, हमें नहीं पता। एक्सटर्नल एमजी और एन मानते हो। जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहे हो, तो एमजी का वर्क डन क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? नेगेटिव। क्यों? नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है, तो वर्क डन नेगेटिव। वर्क डन नेगेटिव का क्या मतलब है? एनर्जी ले रही है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन क्या है? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? ध्यान से सोच के बताओ, यही गलती होती है। जीरो होगा। आप तो ये सोचो कि आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को लग रहा है और आपके डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को हो रही है। तो ये सोचते हुए बताओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो क्या बनना चाहिए? बाय जीरो। वो क्या रहा है, आप सोचो ध्यान से। अगर तो हम बिल्कुल मोटा मोटा सोचते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो आंसर क्या बनता? पॉजिटिव। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो वो क्या है? जस्ट एनालिसिस कर लो, ये आपका पैर है। अभी जो पैर टच कर रहे हैं उसको नॉर्मल रिएक्शन है। फिर से वही बात, वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ। तो जब आपके पैर, ये पैर है,
ठीक है, इसका भी ऐसे नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपने अपना पैर जमीन से उठाया क्या हुआ, नॉर्मल जीरो। तो वो कैसी सिचुएशन बन रही है कि जिस टाइम पे तो नॉर्मल है उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जिस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट हो रही है उस टाइम पे नॉर्मल जीरो है। तो मतलब जो वो प्रोडक्ट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बन गया, जीरो। तो मतलब पूरे प्रोसेस में नॉर्मल रिएक्शन का जो वर्क डन है वो क्या है, जीरो। और ये लॉजिकली बताओ ये होना चाहिए था, यस। वो क्यों भाई, नॉर्मल रिएक्शन नहीं आपको कोई एनर्जी दे रहा। जब आप स्टेयर्स चढ़ रहे हो तो ग्रेविटी अगर आप में से एनर्जी निकाल रही है, एंड इट साउंड्स फाइन क्योंकि हम जब स्टेयर्स चढ़ते हैं हम सकते हैं, यस इजंट इट, हमारी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। फिर लेकिन हमारी पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी बढ़ रही है। ये टोटल एनर्जी की बात करें ना, हम एक एनर्जी की टर्म्स में नहीं बात करते, और पोटेंशियल जो सिस्टम की होती है एनीवेज वो सिर्फ हमारी नहीं होती। बट हम पुश तो करते हैं, पुश तो हो रहा है, मतलब वर्क नहीं हुआ ना कुछ। आई बात समझ बच्चों, मानते हो? इसी पे और आपकी बात समझता है। अब मान लो आप लिफ्ट में हो, लिफ्ट में क्या होता है, आप ऐसे खड़े हो, लिफ्ट क्या करती है, ऐसे। क्या आप नॉर्मल रिएक्शन का वर्क कर रहे हो? यस। क्या लिफ्ट में चढ़ के सकते हो? क्यों नहीं चढ़े? हाँ एनर्जी तो वहां भी नेगेटिव वर्क किया, लेकिन क्या वो पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव। ये फ्लो है, ठीक है, ये आपका पैर है। जब मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब तक तो फोर्स थी, नॉर्मल रिएक्शन था, तब तक तो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुई। और जब आपका पैर ऊपर उठ गया उस टाइम पे क्या हुआ, आप जब डिस्प्लेसमेंट हो रही है अब नॉर्मल, तो जो प्रोडक्ट ऑफ एफ इनटू एस है वो जीरो। आई बात समझ? सर थ्योरेटिकली तो पता लग गया कि ग्रेविटी हमारे से एनर्जी नहीं है, प्रैक्टिकली तो कैसे में प्रैक्टिकली मतलब तो मैं एनर्जी तो वैसे ही मैनमेड कंसेप्ट होता है, क्लैरिटी में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा थोड़ी है कि देयर इज नो मीटर जो हम अपने ऊपर लगाएंगे और पता चलेगा कि हाँ कुछ कम हो गया। एनर्जी तो सिर्फ हमारे समझने के लिए एक है। ये बच्चों समझ आ गया? ओके, अब हम बच्चों बात करेंगे स्पेसिफिकली कोलिजन्स की, ठीक है? हाँ, तो जब हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, एनर्जी का पॉजिटिव वर्क हो रहा है, तो वो पॉजिटिव वर्क किसमें जा रहा है, हमारी स्पीड में, करंट में। अभी और थोड़ा पढ़ने कराएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट जब बात करेंगे कोलिजन्स की, और वो भी स्पेसिफिकली 1D में, ठीक है? कि मतलब मान लो कि सिर्फ एक्स डायरेक्शन के अलोंग कोलिजन है। कोलिजन का बच्चों फंडामेंटली मीनिंग क्या होता है? कोलिजन में क्या होता है? हाँ, टकराने का क्या मतलब होता है? होता क्या है टक्कर में? एनर्जी से पहले और सिंपल दो बॉडीज कांटेक्ट में आती हैं फॉर अ वेरी स्मॉल ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो लेट अस से ये हमारी सिचुएशन है बच्चों कि जहाँ पे दो बॉडीज हैं m1 m2, दे आर मूविंग विद स्पीड u1 u2 एंड मान लेते हैं u1 ग्रेटर देन u2, तभी कोलिजन होगा।
तो ये बच्चों जो हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया वो क्या बन गया, एक तरह से सिस्टम जो M1 M2 को कंपेयर करता है। और इस टाइम पे बच्चों सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक, जो कि कितनी होगी, हाफ M1 E1 स्क्वायर प्लस हाफ M2। ये फिगर बच्चों बना लिया, ठीक है। और स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। थोड़ी देर में बच्चों क्या होगा, पहले बॉडीज अगर हम बिल्कुल स्लो मोशन में देखें तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी, ठीक है। ये हुआ ड्यूरिंग, ठीक है। हम इस फिगर को भी बनाएंगे, इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। एंड अभी मैंने यहाँ पे कोई स्पीड्स नहीं शो की क्योंकि फिलहाल हमें आइडिया नहीं क्या हो रहा है स्पीड्स के साथ। बट हाँ, हमें ये तो पता है कि एक इंस्टेंट ऐसा है जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट। और हम ये भी समझ सकते हैं बच्चों कि यही वो इंस्टेंट है जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रिपल्स कर रही है ना। एंड बच्चों इसके बाद क्या हो जाएगा, दोनों बॉडीज अलग हो जाएंगी, अब उनकी स्पीड्स होगी v1 है। अभी उस पे आएंगे, ठीक है। अभी हमें ड्यूरिंग पे नहीं पता एनर्जी के साथ क्या हो रहा है, बट हाँ पहले पता है कि ये काइनेटिक है। और यहाँ पे क्या है ना, फिलहाल इतना पता होना चाहिए। तो जो स्पीड्स है बच्चों वो v1 v2 बन गई। क्या आप ये सोच सकते हो कि बाद में v2 v1 से बड़ा होना चाहिए, क्यों? अगर v2 v1 से बड़ा नहीं होगा तो कोलिजन खत्म ही नहीं होगा, राइट। मतलब अगर हम कहेंगे कि v1 बड़ा है और v2 छोटा है, इसका क्या मतलब हुआ कि प्रैक्टिकली कोलिजन खत्म ही नहीं हो। तो अगर कोलिजन खत्म हो रहा है उसका मतलब ही होगा कि v2 हैज टू बी ग्रेटर देन v1, ठीक है। ये मतलब हमने लिख लिया, वो मैथमेटिकली अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। क्या ये बात समझ आती है मुझे? एनर्जी वाइज हमें क्या कुछ पता चल गया, इनिशियली हमें पता है कि काइनेटिक है, फाइनली हमें पता है काइनेटिक है। बीच वाली सिचुएशन का फिलहाल हमने, आप देख सकते हो फिगर से, ना तो हमने कोई बी शो किया, हमें नहीं पता क्या है, और फिलहाल हमें एनर्जी के बारे में भी कुछ, ठीक है। उस पर आते हैं। ये बच्चा जो हमारा सिस्टम है जो ब्लू लाइन से शो किया हुआ है, इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल इंपल्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स, फोर्सेस तो है, एनर्जी और नॉर्मल होंगे, शायद इक्वल होंगे, बट डेफिनेटली वो नॉन इंपल्सिव है, mg भी नॉन इंपल्सिव है, और जो ग्राउंड से नॉर्मल आ रहा है वो भी नॉन इंपल्सिव। तो इस सिस्टम के ऊपर बच्चों एक्सटर्नली देयर इज नो इंपल्स एक्टिंग, व्हिच मींस इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व। तो ये आ गई बच्चों हमारी फर्स्ट कंडीशन कि जो हमारा सिस्टम है जो कि m1 m2 से बना हुआ है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इंपल्स नहीं है। अच्छा बच्चा एक बात और, आप ये भी सोच सकते हो फ्रॉम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, ये जरूरी भी नहीं है कि v1 पॉजिटिव ही है, हो सकता है बॉडी उल्टा ही आने लग जाए। बट आप एक बात समझो, तो भी ये कंडीशन तो सैटिस्फाइड है, क्यों? तो नेगेटिव ही हो गया v1, तब तो एनीवे सैटिस्फाइड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने तो v1 v2 अननोन है हमारे लिए, तो हम वो इक्वेशन से अपने आप जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आने होंगे आ जाए।
आ गया समझ तो चल। तो भाई जब भी कोलिजन होगा उसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व होगा ही। ये बात समझ आती है? अब हम बच्चों बात करते हैं एनर्जी की टर्म्स में। व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब ये बताओ तो ड्यूरिंग द कोलिजन क्या हो रहा है? सोचो, एक बात आप सोचो प्रैक्टिकली, जब दो बॉडीज कोलाइड करेंगे आपस में कांटेक्ट में, तो क्या वो एक दूसरे को थोड़ा सा दबा रही होंगी? चाहे बिल्कुल थोड़ा सा, क्या बॉडीज दबेंगी? उनका शेप चेंज, दबने का क्या मतलब? कौन सी मैच स्प्रिंग की तरह सोचो, तो जब बॉडीज कांटेक्ट में आती है उस टाइम पे मोमेंटली बॉडीज के पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। मैंने ये नहीं कहा कि ही होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। क्या ऐसा हो सकता है अब क्वेश्चन कि उस टाइम पे सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक कोई ना ड्यूरिंग द कोलिजन? माय क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द कोलिजन क्या दोनों बॉडीज की जो स्पीड्स हैं वो जीरो हो सकती हैं? मोमेंटम भी तो कंजर्व करना है। अगर आप दोनों की स्पीड जीरो कर दो तो मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा? जो दोनों की स्पीड्स हैं m1 v1 plus m2 v2, उसको तो इनिशियल मोमेंटम के इक्वल तो होना ही होना है ना। तो अगर आप कह रहे हो कि किसी इंस्टेंट पे v1 v2 दोनों ही जीरो हो गए तो फिर तो वो मोमेंटम वाली कंडीशन ही वैलिड हो गई। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो वो इंस्टेंट है जब कोलिजन चल रहा है, जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में, उस इंस्टेंट पे क्या होगा कि सिस्टम के पास पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ये आया हमारे पास अगला पॉइंट। तब क्या होता है कि ये जनरली जो बॉडीज होती है ना, इनका के भी बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए शायद थोड़ी सी डिफॉर्म हो तो kx² ठीक ठाक टर्म बन सकता है। और जो हम कहते हैं टेंट पड़ गया तो क्या होता है? डिफॉर्मेशन जो है ठीक है। और बच्चों इसके बाद क्या होगा जब कोलिजन खत्म हो जाएगा? एंड हम ये मान रहे हैं कि हमारी बॉडीज जो है वो डिफॉर्म टेम्परली तो होती है लेकिन फाइनली नहीं होती है, अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। तो क्या मतलब हो कि फिर से जो सारी एनर्जी है वो तो फाइनली सिस्टम हैज के अगेन। यहाँ पे बच्चों क्या असम्पशन हो गई कि बॉडीज अपनी ओरिजिनल शेप में आ गई। Assuming no permanent deformation. नहीं मोमेंटम तो कर ही सकते हैं,
मोमेंटम का डिफॉर्मेशन से कोई लिंक नहीं। पोटेंशियल हाँ रह एनर्जी एंड मोमेंटम आर टू सेपरेट थिंग्स। इवन इफ बच्चों एक परमानेंट डिफॉर्मेशन होती तो उससे क्या पता चल रहा था हमें? तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि फाइनरी सिस्टम के पास काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी, बट इससे जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इस इक्वेशन में तो कहीं पे एनर्जी की कोई बात ही नहीं है, इस इक्वेशन पे एक्सटर्नल इंपल्स पे डिपेंड, ये तो होनी ही होनी। मतलब सिर्फ वेलोसिटी से फर्क पड़ेगा, हमें मतलब हमें सिर्फ वेलोसिटी से फर्क पड़ेगा कोलिजन के टाइम। मतलब नहीं मैं समझा नहीं किस टाइप क्या फर्क कह रहे हो? मींस हमें पोटेंशियल एनालिसिस जो बाद में कोई होनी है चेंज हो रही है। अब हाँ हम तो एनीवेज यही कह रहे हैं कि डिफॉर्मेशन हुई नहीं। हाँ इसी पे बच्चों हम आगे बिल्ड करेंगे। तो राइट नाउ हमें क्या समझ आया, मोमेंटम से हमें क्या पता चल गया? हमारे पास अननोन कितने हैं बच्चों? नहीं दो, u1 u2 तो पता है, ऐसा तो है कुछ भी नहीं पता और इस कैसे करेंगे क्या हो। हम ये मान रहे हैं हमें u1 u2 पता है, हम v1 v2 निकालना चाहते हैं, ठीक है? तो ये 2 अननोन्स, ठीक है? तो अब हमें मोमेंटम से एक कंडीशन पता चल गई, ये वाला जो रिलेशन। एनर्जी से अभी हमने सिर्फ इतनी बात की है कि भाई हाँ इतना समझ आता है कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम के पास, इन बिटवीन काइनेटिक और पोटेंशियल है, और उसके बाद फिर से काइनेटिक, ठीक है? अब बात बच्चों ये आती है कि जो ये इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी है और जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्या वो दोनों सेम होंगे? अब ये हम सीधा तो बता ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे ऐसा तो था नहीं कि हम कहते हैं कि यहाँ एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो इसलिए बता दो कि एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी तो इंटरनल फोर्सेस से भी वेरी कर सकती है, राइट? तो बच्चों क्या होता है, बात जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट समझनी है कि किसी भी कोलिजन में मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होता है। एनर्जी कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही है ये इस पे डिपेंड करता है कि जो दो बॉडीज कोलाइड कर रही है उनका मटेरियल क्या, उनकी नेचर क्या। हाँ मतलब उससे अभी हम वो तो चलो खैर बात ही नहीं कर रहे कि हम ये मान रहे हैं कि गैस ऑफ फाइनली काइनेटिक, हम डिफॉर्मेशन की तो बात ही नहीं कर रहे, बट हम कह रहे हैं कि ऐसा भी पॉसिबल है कि एनर्जी लॉस ही हो जाए। हमने देखो बहुत ध्यान से क्या लिखा है कि सिर्फ ये लिखा है कि इनिशियली काइनेटिक है और फाइनली काइनेटिक है, मैंने ये नहीं लिखा कि दोनों सेम है। क्या पॉसिबल है? कोलिजन में आप सोचोगे तो लॉजिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचोगे, कोलिजन में क्या कुछ हो जाता है? साउंड प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, कई बार आग भी लग जाती है, ठीक है? तो कोलिजन में देयर आर चांसेस ऑफ एनर्जी लॉस, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है बच्चों कि एक कोलिजन में एनर्जी कंजर्व हो रही है कि नहीं, ठीक है? इट विल डिपेंड अपॉन क्या चीज, कि वो मटेरियल क्या है, कौन सी दो मटेरियल हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, जो कि हम नहीं बता सकते। तो हम किस तरीके से बताते हैं? हमारे को बच्चों कोलिजन की एक कंडीशन दी होती है जिसको हम कहते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है? जैसे अभी पहले हमने कौन सा कोफिशिएंट पढ़ा था, वो भी मटेरियल पे डिपेंड करता था। ऐसे ही ये जो कोफिशिएंट है ये भी मटेरियल पे ही डिपेंड करता है, और ये कोफिशिएंट हमें बताता है कि सिस्टम की एनर्जी कंजर्व हो रही है, ठीक है? तो पहले तो ये लाइन लिखो, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडीज फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी इक्वल टू और लेस देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। प्रैक्टिकल ना
देख लिया? अच्छा, अब बच्चों चलो एक केस तो ये है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से कम ही होगी कि कुछ ना कुछ लॉस हो। एक दूसरा केस मान लो कि इक्वल है इनिशियल और फाइनल। बहुत ध्यान से मुझे सोच के बताना, और ऊपर हमने फिगर बनाया था उसको देखते हुए बताना कि मान लो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम, क्या हम कब ये कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुई उस केस में, उस पर्टिकुलर केस? इस फिगर को देखो एंड फॉर अ मिनट अज्यूम कि दिस ये वाली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ये वाली काइनेटिक एनर्जी। तो could we have said कि in this situation, whole situation, kinetic energy is conserved? अब कंजर्व वर्ड नो के बारे में सोचो, क्या कंजर्व कह सकते थे? नो, क्यों? सर वो पोटेंशियल इन्वर्ट हो रही है। कंजर्व का तो मतलब ये होता है कि वो हर टाइम पे कांस्टेंट है। क्या यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हर टाइम पे कांस्टेंट है? नो सर, इन बिटवीन तो वो चेंज हुई है ना पोटेंशियल। तो इसलिए हम कभी भी एक पोजीशन में ये नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये हम कह सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि इनिशियल इक्वल टू फाइनल आ जाए, बट ये कभी नहीं हो सकता कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करे। क्यों? इन बिटवीन तो पोटेंशियल में चेंज होगी ही। ठीक है, तो ये एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि हम क्या कह रहे हैं कि एक कोलिजन में मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नेवर कंजर्व, राइट? और उसका रीजन क्या है कि वो इन बिटवीन दो पोटेंशियल में चेंज होगी ही होगी। समझ आ गया वैसे? बड़ी अजीब है पर इसका रीजन आपको समझ आ गया। वो उस केस में होगा अगर हम कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो बिल्कुल डिफॉर्म है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल, कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन तो होती है। डिफॉर्मेशन जीरो मींस कि हम कह रहे हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनफिनिटी है। तो हम क्या कह रहे हैं कि कंजर्व तो कभी नहीं होगी, बट हाँ क्या पॉसिबल है इनिशियल और इक्वल टू फाइनल। तो अब किस कोलिजन में क्या हो रहा है उसके लिए बच्चों हम कोलिजन्स को अलग अलग कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं। ये कैटेगरीज बच्चों तीन होती हैं। एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, एक को हम कहते हैं इनइलास्टिक पोजीशन, और तीसरे को कहते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, ये कैटेगरीज हमने किसके बेसिस से बनाई है बच्चों? मतलब एनर्जी के बेसिस। एनर्जी के साथ क्या होता है? मोमेंटम तो कंजर्व भी है, एनर्जी का पंगा है, तो एनर्जी के बेसिस पे हमें ये तीन कैटेगरीज बनानी है। तो बच्चों जो पहला केस है इलास्टिक, इस केस में हम कहते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस
तो आपको बच्चों क्या होगा कि जब कोलिशन के क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें हमेशा इन तीनों में से कुछ एक दिया होगा सा कि भाई किस टाइप का कोलिशन, ठीक है। तो मान लो आपको गिवन है कि इलास्टिक कोलिशन है, तो आपको क्या पता चल गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। जो होता है बच्चों इन इलास्टिक कोलिशन, उसमें क्या होगा कि कुछ एनर्जी लॉस हो रहा होगा, कि मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कम। फिर तीसरा केस क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक, ये क्या होता होगा, सारा क्या सारी एनर्जी का लॉस हो गया। फिर से प्रैक्टिकली सोचो, क्या सारी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो सकता है, चाहे पोटेंशियल चाहे जो भी फॉर्म, क्या सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो सकती है? अगर सारी काइनेटिक एनर्जी लूज हो गई, इसका मतलब v1 v2 0 हो सकता है, v1 v2 मोमेंटम। तो कभी भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी काइनेटिक एनर्जी, बट हाँ ऐसा हो सकता है कि हम ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लूज हो जाए, कीपिंग मोमेंटम कंजर्व, कि v1 v2 की ऐसी वैल्यूज आ जाएं जिससे कि मोमेंटम तो कंजर्व रहा, लेकिन जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो। क्या ये बात समझ आती है? उसमें फर्क क्या है सेकंड और थर्ड केस में? सेकंड में हम कह रहे हैं लॉस हो रहा है, थर्ड में हम क्या कह रहे हैं, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। टोटल लॉस नहीं कह सकते, क्यों, मोमेंटम वैल्यू हो जाएगा, बट जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वो, समझ रहे? तो इसके बेसिस पे हमने ये तीन कैटेगरीज बनाई। ठीक है, और ये बच्चों जो मैक्सिमम लॉस होता है ये तब होता है जब बॉडीज आपस में चिपक जाती है। हाँ तो फिर तो रुक सकती है, क्योंकि फिर तो हो सकता है कि इनिशियल मोमेंटम 0। तो वही हम कह रहे हैं कि हमने तो कहा है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल लॉस है वो हो जाए, जिस सिचुएशन में जितना भी हो सकता है। हाँ एक हो सकता है। In the form of light कैसे हो सकता है बच्चों? Sparks. Sparks कह दो या फायर कह दो। स्टिल हमने कोई मैथमेटिकली नहीं बताया अभी, है ना? मतलब जो सेकंड है स्टिल वेग है, क्यों? सेकंड और थर्ड की पता तो नहीं चला कि कितना लॉस हुआ, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि लॉस हुआ। थर्ड में भी हमने ये कहा कि हाँ मैक्सिमम पॉसिबल, स्टिल हमारे पास वैल्यू है। हाँ इतना पता चल गया हमें कि थर्ड वाले केस में क्या हो रहा है कि मतलब बॉडी स्टिक कर रहा है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें थर्ड वाले केस को समझने के लिए, तो जैसे मैं बॉल हिट करता हूँ दीवार से, क्या होता है,
दीवार की तरफ। क्या मतलब हुआ? दीवार को ऑलमोस्ट कुछ फर्क नहीं पड़ रहा दीवार का, तो क्या हुआ होगा कि बॉल के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, रिबाउंड होने के बाद भी उसके पास एनर्जी है, बट कुछ लॉस एनर्जी हुआ है, जो कि हमें पता है कि साउंड भी प्रोड्यूस हुई है, मे भी कुछ हीट भी प्रोड्यूस हुई होगी, तो लॉस तो हुआ है, मानते हो? ठीक है, यहीं पे जस्ट इमेजिन कि आपने क्ले ली या कीचड़ लिया, बोर्ड आके मारा दीवार, क्या होता है? चिपक जाए। तो उस केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो ही होगी। तो उस केस में क्या होगा? जितनी एनर्जी थी सारी की सारी यूज हो। दैट इज लाइक द केस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल लॉस। तो मैक्सिमम लॉस में हमेशा ऐसा होता है कि जो बॉडीज है वो चिपक जाए। आइए बात समझ। इस बात को बच्चों हम मैथमेटिकली समझते हैं, जो मैंने आपको बोला था, एक टर्म होती है व्हिच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसको ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एंड मतलब दिस गोज विदाउट प्रूफ, कि वो जो ई होता है वो इलास्टिक कोलिजन के लिए तो इट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू 1, और इनइलास्टिक कोलिजन वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में 0। सिस्टम का होता है व्हाट ई जो होता है वो दो बॉडीज को, दोनों का अभी देखते हैं। हाँ, अभी ई की डेफिनेशन आएगी, इसमें आपको समझ आएगा कि ई दोनों बॉडीज पे कैसे डिपेंड है। तो जो होगा क्या, अभी हम आगे देखेंगे कि ई की हम अभी बात करेंगे कि ई का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो जो ई का फॉर्मूला होता है वो वेलोसिटीज पे डिपेंडेंट है बॉडीज की। ठीक है, मटेरियल पे तो होता ही है, बट इट टर्न्स आउट कि वो वेलोसिटीज पे भी डिपेंडेंट होता है, और हमारे लिए वो काम का होता है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? अब उससे ये हो जाएगा कि किसी भी कोलिजन में दो अननोन्स हैं, जिनमें से एक तो इक्वेशन आ गई मोमेंटम वाली, एक और इक्वेशन चाहिए। वो जो दूसरी इक्वेशन होगी वो इस पे डिपेंड करेगी कि आपको क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि ऐसे दिया होगा कि इलास्टिक है, इलास्टिक है या परफेक्टली इलास्टिक। अगर उन्होंने बोला इलास्टिक तो ऑटोमेटिकली उन्होंने आपको बता दिया कि ई बात है। अगर उन्होंने बोला इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ऑटोमेटिकली बता दिया कि ई 0 है। अगर उन्होंने कहा इनइलास्टिक तो वो साथ में फिर ई की वैल्यू भी देंगे। ठीक है, तो उससे बच्चों हमारे पास आ जाती है दूसरी कंडीशन। ठीक है, और फिर उसको पुट करके हम v1 v2 निकालते हैं। ठीक है, तो E का फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी के टर्म्स में, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और फिर उसके बेसिस पे हम कोलिजन्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो, अभी आपके क्वेश्चंस तो नहीं होंगे, 3B कंप्लीट कर लो। ठीक है, और पावर तो मैंने बता दिया था ना पहले, 3A से भी कर लिया था पावर, बट इसको रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, आज स्टोरी वाले काफी पॉइंट्स थे, आगे यूज होंगे। चलो।